नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं हमारे शो में जिसका नाम है आपकी शीतल। तो आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पूरा का पूरा फेस्टिवल के ऊपर कि निसी कम्युनिटी में या फिर अरुणाचल में जो भी फेस्टिवल होते हैं उसको लेके हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आज हमारा कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा शो, और उससे पहले स्वागत है दीदी हमारे शो में आपका। तो स्टार्ट करते हुए जस्ट आपसे फर्स्ट ये पूछना चाहते हैं कि आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, आई थिंक आप निशी कम्युनिटी से बिलोंग करती है जी। तो निशी कम्युनिटी में सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है आप लोगों का? हम लोगों का निसी का वही अभी जो हाल फिलहाल में चल रहा है, अभी जस्ट 26 को आई थिंक फाइनल हुआ है। जी। मेन फेस्टिवल का डे तो 26 होता है हर साल का, फरवरी महीने का। हाँ। न्योकुम यूलोजी से कहते हैं। अच्छा। न्योकुम फेस्टिवल है। न्योकुम फेस्टिवल है जी। ओके। तो ये जो न्योकुम फेस्टिवल होता है तो इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये स्टार्ट कैसे हुआ और इसको क्यों मनाते हैं? ये हम लोगों का इतना तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें ये कहते हैं ना, इसमें मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। अच्छा। फिर भी जितना तक मैंने अपनी नानी माँ से सुना है, हाँ। मेरी नानी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, जब वो जीवित थे तो उन्हीं के गोद में पल भर कर बड़ी हुई हो। तो नानी माँ ने मुझे बताया था कि अने न्योकुम अने युलो अगू। अच्छा। तो न्योकुम अने मतलब न्योक मतलब जगह, हाँ। कुम मतलब एक गुट ग्रुप। हाँ। तो एक जगह में जब एक ग्रुप में एक समूह या एक सोसाइटी, मतलब जो एक ग्रुप रहते हैं, हाँ जी। तो उस पर्टिकुलर एरिया को न्योकुम हो गया। अच्छा। तो उसीलिए जो हमारा जो नेचुरल, जैसे कि आप अगर हम ये थोड़ा सा इसमें वो आ जाता है, रिलीजियस बिलीफ थोड़ा आ जाता है। ओके। जैसे पुराने प्राचीन काल में, पुराने जमाने में जो क्या कहते हैं उसको, पागन्स कहते, क्या कहते हैं वो लोग, मतलब कोई सूरज की पूजा करता है, कोई चंद्रमा, एंसेस्टर लोग जो हमारे थे। हाँ, जो चंद्रमा की, कोई चंद्रमा की पूजा करते थे, जी। कोई अग्नि देव के पूजा करते थे, कोई पवन देव के, जी। तो कोई गंगा माँ की। इस तरीके से मतलब हमारे संसार में जो 5 तत्व है, 5 तत्वों की पूजा होती थी। तो इसी तरीके से ये जो हमारा निसी, आई थिंक निसी एंसेस्टर्स का बिलीफ था कि जो न्योकुम, हम लोग का जो न्योकुम आने है कि न्योकुम माता जी, हाँ, न्योकुम माता जी जो है हमें ब्लेसिंग करें, क्योंकि उस समय में एक माइग्रेशन का पीरियड होता था, बंजारों वाला लाइफ होता था ना। अच्छा। जहाँ पे अच्छा खाद मिले, जहाँ पे मतलब एक अच्छी जमीन मिले, वहाँ पे लोग अपना बसेरा करते थे। जहाँ पानी मिले, जहाँ सुविधा हो लाइफ को बसाने की, तो वहाँ पे वो लोग, मतलब उन लोगों ने एक पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर दिया कि शुरुआत से ही हम लोग सूरज को पूजते आए हैं, चंद्रमा को पूजते आए हैं। तो सूरज को माने अतुदोनी और चंद्रमा अनेदोनी अतुपोलू। अच्छा। तो इसी तरीके से पूजा करते आए हैं। तो न्योकुम आने बोलने का मतलब है कि हमारा अभी फसल उगाने का टाइम हो रहा है। अच्छा। खेती बाड़ी करने का टाइम हो रहा है। तो इस पे जो है अने न्योकुम आने आप हमारा साथ दीजिएगा, इस संसार को, इस धरती के माता जी हमारा साथ दीजिएगा, हमें ब्लेसिंग दीजिएगा, और हमारे फसल कोई खराब ना निकले, हम जो खेती बाड़ी लगाने जा रहे हैं वो अच्छा रिजल्ट दे हमको। इसी प्रकार से मतलब इसे क्या कहेंगे, एक दैत्य, एक देवी को वो लोग पूजा करते थे, तो उसी को न्योकुम आने कहते हैं। मतलब बेसिकली ये जो न्योकुम फेस्टिवल है ये पूरा का पूरा मतलब एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के ऊपर है पूरा। एग्जैक्टली ये हार्वेस्टिंग के लिए ही हम लोग ब्लेसिंग मांगते थे। अच्छा जी। जैसे हिंदू धर्म में जैसे अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। हाँ, वही। अच्छा। हिंदू धर्म में अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है। हमारे निसी में
जो हमारा जो एक अरुणाचल प्रदेश में जो हम एक जनजाति बसते हैं, जी। नीसी कम्युनिटी जी के हाँ। लोग, हम लोग भी अपनी लैंग्वेज में अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं, तो आने न्योकुम की पूजा करते हैं। इसीलिए हम लोग हर साल फरवरी के महीने में हम लोग न्योकुम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि जब से आप आज का मतलब लगभग आपकी उम्र अभी होगी लगभग 40 के लगभग होगी, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, औरतों की उम्र छुपा के ही रखनी चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। तो अभी तक का आपका सबसे यादगार कौन सा न्योकुम आपके जिंदगी में बीता जो अभी तक याद है कि हाँ उस न्योकुम में मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो मतलब क्या बोलते हैं अंदर से हम लोग भी बचपन में होता है ना, क्या उस साल का न्योकुम बहुत अच्छा हुआ था, हमारा ईद ऐसा गया था, दिवाली ऐसा गया था, यादगार लम्हा वाला कोई न्योकुम जो आपको याद हो? न्योकुम तो सब हर साल की न्योकुम हमारी बहुत अच्छी जी। गुजरी, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई भी न्योकुम खराब गया हो। लेकिन बात करें तो साल 2008 की, अच्छा। साल 2008 में जो हमारा जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एक तालो विलेज है। तालो विलेज में एक ऐसा हो गया था कि मतलब सबसे पुराना स्टार्टिंग में न्योकुम सेलिब्रेट करने वाले तालो जोरम जो गांव थे, उन लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर बाद में जैसे हमारा यीशु मसीह का प्रीचिंग पहुंचा, यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, क्योंकि यीशु मसीह वाले जो है पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखते हैं जी। और यीशु मसीह वाले आत्मा से चलते हैं। हाँ। आत्मा से चलते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारते हैं और अपने अंदर कोई गंदगी नहीं रखते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का कोई सैक्रिफाइस नहीं करते। जितना हो सके संसार में प्यार बांटते हैं और प्यार तलाशते हैं। तो यीशु जी का, हमारा जीसस क्राइस्ट का तो प्रीचिंग यही है कि आप लव योर नेबर्स एज यू लव योरसेल्फ। जी हाँ। आप अपने पड़ोसी को उतना ही प्यार करो जितना प्यार आप अपने आप से करते हो। जी। और वहाँ किसी का चढ़ावा या कोई बलिदान या कोई सेक्रीफाइस ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा। तो यहाँ न्योकुम फेस्टिवल में क्या होता है, हम लोग खुशी से न्योकुम आने न्योकुम को इम्प्रेस करने के लिए और अपने जितने भी हमारे उस समाज में, उस कबीले में जितने भी लोग रहते, एक साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनाते, झूमते गाते। तो हम लोग का एक बहुत ही होली एनिमल होता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसको मिथुन कहा जाता है। जी हाँ। हाँ, हिंदी में मिथुन कहते हैं, हमारे निसी भाषा में हम लोग सबे कहते हैं। सबे। तो उस दिन में हम लोग एक सबे का सेक्रीफाइस करते हैं, उसके बाद में लोग खुशियाँ मनाते हैं। मरुआ मिलेट्स का जो हम लोग जिसको तिमी अपो पोलिंग अपो कहते हैं, हम हमारी लोकल भाषा में। अच्छा। पोलिंग अपो पोबुम हाथ करके ऐसे लंबा से बड़ा से एक ऐसे बना के, हाँ। वहाँ बहुत ज्यादा मरुआ का मिलेट्स का, वो जो मिलेट्स को जो फर्मेंट किया वाला मिलेट्स, उसको वहाँ पे डालते, फिर गर्म पानी से ड्रॉप करके निकालते। तो उसका जो एकदम धीरे धीरे करके जो नीचे से जो ड्रॉप गिरता है, बहुत ही मतलब एक खुशबूदार सुगंधित, और उसका एक टेस्ट, उसका एक अलग ही नशा, मतलब एक अलग ही वो होता है। तो हम लोग खुशी से, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे मेहनत का काम होता है, तो जो बहुत ही मेहनत के बाद मिलते हैं वो बहुत बहुमूल्य कीमती माना जाता है। तो इसीलिए उस तिमिओपो को हम लोग पीते हैं, एक दूसरे को पिलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और मिथुन काटने के बाद मिथुन के फीस को सबके साथ हम लोग खाते हैं। अच्छा। तो उसके बाद में वहाँ हमारी पुजारी होते हैं, जिसे हम लोग न्यूब कहते हैं। न्यूब। हाँ, तो न्यूब जो है वो चांटिंग करता है, वो न्योक इश्किदू ने बोलता है, जैसे हम लोग निसी भाषा में ना, और न्योकू गए अने युलो गए अबू ए नो मुलम आइला चमची इच तो का अतर सकांगम जितु का संयंग मुलोग अलील कोसो माने नो गा अतर सकांगे दो बात तो का है तो का है, मतलब ऐसे, मतलब हम लोग निसी भाषा में, मुझे इतना नहीं आता है, बट जब भी कोई न्यूब चांटिंग करता है तो मुझे वो बहुत ही टिपिकल, बहुत ही ज्यादा वो निसी संस्कृत वर्ड हो जाता है वो, मतलब निसी संस्कृत वर्ड में वो कहते हैं। तो हमें इतना समझ में नहीं था, फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की। तो इस तरीके से पुजारी जो है पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद में मिथुन की सैक्रिफाइस होती है, फिर दारू, ये निसी आपोंग लोकल और जो भी कुछ वो चलता है। तो बाइबलिकल वर्ल्ड में क्या है कि वो सब अलाउ नहीं है। बाइबलिकल वर्ल्ड में आप अपने खुशियों के लिए किसी और की जान लेकर के उस पर आप खुशियां नहीं मना सकते। तो इसीलिए वहाँ थोड़ा कंट्राडिक्शन हो जाती थी। तो जैसे ही लोग बहुत ज्यादा, मतलब लोग समझने लगे, और ये दारू पी के बैठना, दिन भर नशा होके, खेती नहीं करना, गांव में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, बात पे आर्गुमेंट होना, बात पे हम लोग निसी लोग ऐसे दाव भुगते, आपने देखा ही होगा। तो बात पे दाव निकाल लेना,
और किसी का गाय काट देना, किसी का मिठुन काट देना, किसी का बकरी काट देना, किसी के घर के दरवाजे में जाके काट देना। होता ही, हम लोग ऐसे भी शॉर्ट टेम्परामेंट के लोग, तो उसके ऊपर और थोड़ा सा आप अगर टॉक्सिक हो जाओ, थोड़ा सा नशा चढ़ा लो, बढ़ावा और ज्यादा हो हाँ, जाता तो है। वो बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन हो जाता है कि बिल्कुल। तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला, तुम्हारी हिम्मत क्या है। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए, अपनी लाइफ से हटाने के लिए, और खास करके जब बीमार पड़ते थे लोग गांव में, तो पूजा पाठ जब करते थे न्यूब के माध्यम से, तो न्यूब बताते थे कि ये दैत्य जो है आपसे, ये काला रंग का मिथुन डिमांड कर रहा है, या फिर हरा पीला रंग का बकरी डिमांड कर रहा है, या फिर चितकबरा रंग का, जो भी हो, मतलब कुछ अलग पर्टिकुलर कुछ ऐसे बताते थे कि उस शेप साइज का, उस रंग का, कलर का मुर्गी या फिर मुर्गा ऐसा डिमांड करे। जब तक आप ये सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो आपका बच्चा का बीमार ठीक नहीं होगा, या फिर आपका बीमार ठीक नहीं होगा। काइंड ऑफ दैट प्रैक्टिस वाज देयर। तो उस प्रैक्टिस से खुद को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो जो है जो अफोर्ड कर सकते थे वही उस पूजा को परफॉर्म कर सकते थे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो नहीं कर पाते थे। तो इन सब से मतलब एक सबसे अच्छा हमारे पास बेस्ट ऑप्शन था कि हम जीसस क्राइस्ट को दिल से विश्वास करें और बाइबलिकल शब्दों पे हम चले, तो फिर नशा भी करना नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा भी करना नहीं पड़ेगा, और सैक्रिफाइस बिल्कुल करना नहीं पड़ेगा। ये सोच करके हमारे निसी जनजातियों से बहुत सारे लोगों ने अपने आप को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया। तो जब क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट हो गए, फिर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन ये आया कि जब हम क्रिश्चियन बन चुके, हम पवित्र बन चुके, हम बपतिस्मा ले चुके, तो फिर हम वही पुरानी रीति रिवाज में वापस क्यों जाए। अच्छा। मतलब न्यूब के माध्यम से हम फिर वही क्यों पूजा क्यों करवाए, और फिर हम सेक्रीफाइस क्यों करें। तो इसी के चलते स्पेशली हमारी जो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, मेरी पैटर्नल डिस्ट्रिक्ट है, मेरी फादर की डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर मेरी लाइफ की पहली शादी भी वहीं पर हुई थी। तो वहाँ तालो विलेज में लोगों ने एक प्रकार से न्योकुम को मतलब बिल्कुल बैन कर दिया था। अच्छा। नहीं मना रहे थे, सारे क्रिश्चियन हो गए थे, नहीं मना रहे थे। तो 2008 में मैंने और कुछ यूथ्स ने मिलकर के हमने स्टार्ट किया, और हमने ये कन्विंस किया कि चलो हम न्यूब के माध्यम से वो पूजा अर्चना नहीं करते हैं, बट हम एटलीस्ट इंस्टीड ऑफ न्यूब हम उनके जगह हम फास्टर को बोलेंगे, हम प्रे करेंगे, ईश्वर को हम डेडिकेट करते हुए हम ईश्वर के नाम से, जैसे बाबा इब्राहिम के जमाने में भी तो वो मूर्ति पूजा या फिर नॉट एग्जैक्टली आई मीन टू से, बाबा इब्राहिम के जमाने में भी बाबा इब्राहिम जब अपने पुत्र आइसाक को बलिदान देने के लिए पहाड़ पर लेकर गए थे, तो भगवान ने, परमेश्वर ने उनको रुकाया, गैब्रियल को भेजा था। हाँ, उनको रुका करके आइसाक के जगह पर एक भेड़ को चढ़ाया। हाँ, तो उसी तरीके से बाबा इब्राहिम भी भेड़ चराते थे। तो हम भी तो एक ईश्वर को मान्यता देते हुए भी, हम ईश्वर के विश्वासी होते हुए भी, हम भी एक मतलब चलो खुशियों के लिए हम एक भेड़ जैसा ही सही हम अपने मिथुन के फीस्ट के साथ हम सेलिब्रेट करेंगे। तो काइंड ऑफ दैट थोड़ा सा अमेंडमेंट लेकर आके एटलीस्ट क्यों जरूरी है न्योकुम सेलिब्रेट करना है। एक तो ये हमारा अपना एक आइडेंटिटी, एक हमारी पहचान की बहुत बड़ी मतलब हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, और इसी से हमारी पहचान बढ़ती है। जब कभी भी हम कहीं भी दूसरे समाजों में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि आपका फेस्टिवल क्या है। तो हमारा एक लौता ही फेस्टिवल है न्योकुम फेस्टिवल। अगर इसको हम फिर प्रिजर्व नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास में अपनी आइडेंटिटी नहीं रहती है। इसीलिए हम भी मानते हैं कि लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो इसी तरीके से वो भी एक तरीके से न्योकुम को भी हमें कंटिन्यू जिंदा रखना था, आगे लेके जाना था। और दूसरी तरफ न्योकुम के जितने मतलब प्लस पॉइंट्स हैं, उसका उतना ही थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स भी निकलता है। तो उस नेगेटिव पॉइंट्स को भी हमें आने नहीं देना था। तो न्योकुम का प्लस पॉइंट और जीसस जी के प्लस पॉइंट दोनों को मिला के हमको एक सेलिब्रेशन करना था। तो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट न्योकुम एवर इन माय लाइफ कि हमने वहाँ पे पुजारी को आमंत्रित नहीं किया, बल्कि हमने क्रिश्चियन लोगों ने हमने साथ में इकट्ठे खड़े होकर के प्रे किया, जीसस से ब्लेसिंग मांगे, फिर हमने न्योकुम को सेलिब्रेट किया। और वो न्योकुम भी बहुत ही मतलब काइंड ऑफ गांव वाले बहुत मुझसे नाराज भी हो रहे थे, वो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो गए थे कि हमेशा उटपटांग काम करती है, ये वो करती रहती है। आप शुरू से ही कंट्रोवर्सी में रहने मतलब कुछ भी करते हैं आप कंट्रोवर्सी में आ ही जाती है।
नहीं, लोग मुझे कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, समाज के लिए अच्छा कर रही हूँ। अपने लिए तो कभी सोचा नहीं, और मेरे अपने लिए क्या कि एज ए पर्सन मुझे इंडिविजुअली तो मेरे अपने लिए मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट मैं सोचती थी कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस समाज में मैं रह रही हूँ, कम से कम मेरी प्रेजेंस में मैं अगर साथ में हूँ तो कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं ना, जी, बेहतर करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये था कि न्योकुम को भी मुझे बरकरार रखना था, और आगे जीसस का भी मुझे सहारा चाहिए। और वाकई में जीसस बहुत ज़्यादा हमें ब्लेस करते हैं, हर स्टेप हर कदम पर वो गाइड करते हैं, और मेरी बेस्ट फ्रेंड है मेरी लाइफ की वो। लोग उनको गॉड की नज़र से पूछते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपना भगवान मानते हैं। मैं उनको अपने लाइफ का बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ। वो हर जगह ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह मौजूद है। और जब कभी भी मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो जीसस थैंक यू करके मेरी आंखों से आंसू आ जाती है, और बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तो मैं जीसस से ऐसे रोती हूँ मानो कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि ये औरत पागल है, अकेले में बरबरा रही है। तो मैं अकेले में, मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि मैं अकेली हूँ। हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जीसस मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मेरे साथ है। तो मैं अकेले में बरबराती हूँ, जीसस आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, तो काइंड ऑफ दैट थिंग्स। तो इसीलिए मतलब मुझे जीसस का भी साथ चाहिए था, और अनियोकुम के मतलब हमारे रिवाज को भी आगे लेके जाना था। तो दैट वाज वेरी, मुझे आज भी याद होगा मेरे बड़े भैया अच्छी तो को बात लोग होंगे, अच्छी तूना लोग होंगे, हम लोगों ने मिलकर के उस न्योकुम को स्टार्ट किया था। एंड उस समय में राजा बेता बहुत कुछ लोगों ने मुझ पर नाराजगी भी जताई थी, और मैंने जैसे कि बताया थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। तो पता है उस जिस न्योकुम को मैंने री इनिशिएट किया, उसी न्योकुम को उसके बाद में अगले साल से लोगों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, और बाद में गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट होता है। और इतना मेगा न्योकुम भी बन गए। चलिए, शुरुआत में मैं कुछ करती हूँ तो लोगों को वो हजम नहीं होता है, बट बाद में जाके जो शुरुआत मैंने की है, स्टार्टिंग जो की है, अंजाम बहुत बढ़िया निकलता है। तो मैं खुश हो जाती हूँ, अपने आप को मनी मन शाबाशी देती हूँ कि जिंदा रहे पुत्र तू। मतलब जैसे कहते हैं ना कि आंवला जो होता है, अगर उसे हम कच्चा जब स्टार्टिंग में खाते हैं तो पूरा मुंह कड़वा हो जाता है, लेकिन जब निगल लेते हैं तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका टेस्ट तब आना स्टार्ट होता है, पूरा मुंह मीठा हो जाता है। हाँ, मतलब जब हम पानी पीते तो पानी का स्वाद मीठा हो जाता है। तो वही चीज़ है कि आपने स्टार्ट किया, और होता है जब कुछ नई चीज़ होती है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो होते रहेगा ऐसा। अच्छा, ये जो फेस्टिवल जो होता है न्योकुम येलो आपने कहा, तो न्योकुम येलो में पर्टिकुलर क्या ड्रेसअप का क्या सिस्टम होता है, लड़की लोगों का क्या ड्रेसअप होता है उनका? मैं देखा हूँ ऑर्नामेंट्स लगाते हैं, वो कुछ घंटी की तरह होता है, ऐसे लड़की लोग मानती है। मतलब मुझे नहीं मालूम, आप लोग गाली मत दीजिएगा, मुझे बुरा ना मानिए, क्योंकि मुझे नाम नहीं मालूम, सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। जो नॉर्मल मतलब एक नॉन ट्रैवल के हिसाब से, बाहर वाले के हिसाब से मैं उस वर्ड को यूज कर रहा हूँ कि वो लोग औरत लोग ऐसे बांधती है, या फिर कमर में, जैसे हम लोग के घर में जब शादी होता है तो औरत लोग वो उसको कमर धनी बोलते हैं। शादी में मिलता था पहले औरतों को, अभी शायद मिलता है कि नहीं मिलता, तो वो कमर धनी की तरह होता है, ऐसे बेल्ट की तरह लड़की लोग बांधती है। फिर मैं देखा हूँ गालों पे व्हाइट कलर का कुछ लगाते हैं, और वो बांस का वो फूल वगैरह बना के वो सब रिबन सजाते हैं, और जहाँ पे वो सेक्रीफाइस होता है पर्टिकुलर, वो चीज एरिया को उसको क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए। देखिए, मैं ये जो एक जो जिज्ञासा है मेरे अंदर फूट कर भरा है कि वाकई में एवरी ईयर, एवरी फेस्टिवल, एवरी ओकेजन, इवन इन द मैरिज सेरेमनी or sometimes in the birthday celebration also we used to wear our traditional attire। जी। तो traditional attire in the sense हम यहाँ जो माथा पर पहनते हैं उसको हम दुम्पिंग बोलते हैं। दुम्पिंग आप बाद में नोट कर लीजिएगा, ऑफ द शो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी। जो यहाँ हम पहनते हैं, औरतें जो पहनती है उसको दुम्पिंग बोलते हैं जी। और जो यहाँ कान पर हम पहनते हैं उसको रूंबिंग बोलते हैं। बड़ा सा जो सिल्वर का होता है ना, हाँ, वो रूंबिंग होता है। दुम्पिंग, रूंबिंग। और गला पर हम जो यहाँ थोड़ा शॉर्ट में पहनते हैं उसको मुनी बोलते हैं, मुनी। और जो लंबा से पहनते हैं वो तसंग हो जाता है। और जो आप ये यहाँ से ऐसे ऐसे जो घंटी बोलते हैं वो जुंगहंग है, जुंगहंग, उसको जुंगहंग बोलते हैं। उसमें जुंगहंग में भी ग्रेड वाइज होते हैं, कुछ कम दाम वाले जुंगहंग होते हैं और कुछ
बहुत ही मतलब उसमें भी एक वो कैटेगरी है, महाराजा स्टाइल वाला जुंघंग भी होते हैं, स्टेप वाइज है। एग्जैक्टली। तो जो यहाँ से हम ऐसे लटकाते हैं उसको जुंघंग बोलते हैं, और जो कमर में हम पहनते हैं उसको हम लोग उखी बोलते हैं, उखी। उखी। हाँ, और ये हाथ में जो हम लोग पहनते हैं उसको हम लोग कोजी बोलते हैं, अच्छा। कोबंग कोजी आए। तो इस तरीके से, और जो कपड़ा हम लोग जो अटायर जो निसी ड्रेस हमारा जो ओरिजिनल ट्रेडिशनल निसी ड्रेस है वो सिल्क वॉर्म से जो निकलता है ना, रेशम के कीड़े से। हाँ, रेशम के कीड़े से जो निकलता है, जिसको हम लोग लहतुम बोलते हैं, लहतुम। लहतुम। जो ये औरतें जो महिलाएं जो पहनती है वो लहतुम होता है, और जो मर्द जो ऐसे ऐसे घुमा करके यहाँ से पिन मार के पहनते हैं हाँ, ना, हाँ। वो लेंग होता है। लेंग मतलब थोड़ा बड़ा साइज का, लहतुम मतलब थोड़ा नॉर्मल साइज का, बट वो प्योर सिल्क वॉर्म का ही वो सूट होता है, तो इसीलिए वो होता है। और लड़के लोग ऐसे बुकते हैं, वो दाव होता है। जी। और पुराने जमाने में तो लड़कों के मर्दों के बाल लंबे होते थे, बिल्कुल आप हमारे नीची जैसे आप रख रहे हो, आपसे भी ज्यादा लंबे होते, तो बाल को उठा करके यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे बांध के, अच्छा। उसके बाद में यहाँ कुछ पिन से वो लॉक करते थे, ये सामने की तरफ। हाँ, सामने की तरफ इतना यहाँ निकल के आएगा, यहाँ पिन से ऐसे ऐसे लॉक करते थे, और इसके ऊपर में हम एक टोपी डालते थे। तो टोपी के ऊपर में, जैसे कि पुराने जमाने में एक मान्यता थी कि पुराने जमाने में शिकार जो करते थे, कि अर्ली दिन था ना, अर्ली एज था, शिकार करके जो भी जानवर आपने, जिसको जानवर को मार गिराया हराया, उसके दांत या फिर कुछ उसके पंजे, वो यहाँ हम शान से लगाते थे, दिखाते थे, मैंने शिकार किया। एग्जैक्टली, कि ये मैंने शिकार किया और ये देखो मेरे माथे पर लगा हुआ है। अच्छा। तो उसको हम लोग जो ऊपर जो टोपी पहनते हैं उसको पुदुम बोलते हैं। पुदुम। हाँ, पुदुम बोलते हैं। उसके बाद में लड़के भी, और यहाँ फिर पहनते पुदुम में जरा हुआ होता है वो दुमचिक होता है। अच्छा। तो पुदुम में जो जरा हुआ होता है वो दुमचिक होता है। उसके बाद पुदुम के ऊपर आपने ये चिड़ियों के, परिंदों के पर की तरह भी देखा होगा। उसके बाद में यहाँ पे वो होते हैं, इसको क्या कहते हैं, लकंग लरुम, ऐसा कुछ करके। तो इंटरेस्टिंगली ये है कि ये जो है, मुझे क्यूरियोसिटी, मेरी हमेशा जिज्ञासा इस बात की इसलिए रहती है कि ये सारे अटायर में जो हम जो ऑर्नामेंट्स जो यूज करते हैं, वो ऑर्नामेंट्स और वो अटायर जो है मतलब कहाँ से लेकर आए थे? ओके। मतलब ओरिजिन, आपका कहना है कि ये ओरिजिन आया कहाँ से, इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ है? हाँ, एग्जैक्टली। तो इसीलिए मैं भी, आजकल तो मार्केट में आप देखते हैं, हाँ, वो मतलब क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मिलते हैं, लकड़ी का बनाया हुआ या फिर प्लास्टिक से भी। आर्टिफिशियल लकड़ी का वो बीट्स वगैरह नहीं मिलता है जिसको ना बीट, अच्छा वो आप बीट्स के, मैं वो टोपी के बारे में जो आप बोले थे। हाँ, नहीं, टोपी तो जैसे पुराने जमाने में बनते थे वैसे ही आज भी बनते हैं, बट उसमें यहाँ वुडन लगा रहता है, ये बोलते। तो पहले तो कुछ बोन्स लगे हुए होते थे ना, तो आजकल वो, क्योंकि आजकल तो हम लोग वाइल्ड लाइफ का अपना एक नियम है, आप हंटिंग नहीं कर सकते, शिकारी नहीं कर सकते, शिकारी बैन है, तो चलो कम से कम अच्छी बात है। और जिस तरीके से इंसानों को जीने का हक है, जानवरों को भी जीने का हक है, तो वो करना भी नहीं चाहिए। तो वो आजकल ऊँट से थोड़ा वो आर्टिफिशियल वाला बनाते हैं, पैट टूथ मार के, तो वो भी बढ़िया ही लगता है देखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये जो इतने भारी भारी हम लोग जो तासंग पहनते, मुंज पहनते, कोज, ये सब पहनते, ये मतलब कैसे होके आया होगा पुराने जमाने में, तो पता नहीं, क्योंकि पूर्वजों के पूर्वज पूर्वजों के पूर्वज पूर्वजों के पूर्वज ने पता नहीं एक रीत स्टार्ट की थी। तो वो हमारा एक ट्रेडिशनल अटायर होता है, और वो बहुत ही जो पुराने जमाने से है, वो बहुत ही एंटीक पीस होता है। उसी एंटीक पीस को देख करके आजकल कॉपीकेट मार्केट में अवेलेबल है, और कॉपीकेट इतना ज़्यादा है। अगर आप अरुणाचल एंटर नहीं करने से पहले आसाम में नियर बाई जो हमारा नेबरिंग स्टेट है, आसाम में आप बस थोड़ा सा दूर अरुणाचल के बाउंड्री के आसपास में ये एक बंदर देवा है जिसको कहते हैं वेडनेसडे मार्केट, बुधवार बाजार। वहाँ पूरा नदी के किनारे पूरा मेला लगा होता है मालाओं का, तसंग का, और हुखी का, कोजी का, डुम्पिंग का, जुंगहंग का। उसके बाद में फिर हारमुती एक मार्केट है, वहाँ तो एवरी संडे लगता है। पूरा अरुणाचल की जितनी हमारी मासूम महिलाएं पूरा वहाँ जाती है, और वहाँ से पूरा अपना साल भर में 12 महीना खेती करके दान थोड़ा इकट्ठा किया हुआ, मरुआ थोड़ा इकट्ठा किया हुआ, और पम्पकिन, कुकुम्बर, मिर्ची जो भी उसने खेती, जिंजर की, इलायची की,
वो पैसे जमा करके बस उसी मार्केट में जाके वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को अच्छा। शॉपिंग करने में वो बर्बाद कर देते हैं। ओके। और जबकि वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की कोई मान्यता नहीं है। और आज का डेट में तो लोग मतलब उसको देखने के बाद, अभी तो शायद यहाँ आगरा अलीगढ़ से भी बहुत सारे प्रोडक्शंस आ गए हैं। मेरठ से भी आई थिंक जाता है। एग्जैक्टली। और भी पता नहीं इंडिया के कोने कोने से जाते होंगे। तो इस तरीके से करके मतलब ये एक कंप्लीट एक वैसे दिखने में भी बहुत डिफरेंट लगता है, बट भारी भी बहुत लगता है। मैंने भी कई बार कई ओकेजन में डाला हुआ है, धारण किया, पहना है। अभी दुर्भाग्यवश मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, यहाँ मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं नहीं पहन पा रही हूँ। अरुणाचल में अपने घर में है तो वो बहुत भारी लगता है, सफोकेटिव भी होता है। फिर भी अपना चलो ट्रेडिशन है तो हमको पहनना है, ये हम लोग ऐसे धारण करते हैं। इसी से क्वेश्चन उठ गया कि मैं जब वहाँ पे था, मैंने देखा है कि लोग सोना चांदी में उतना बिलीव नहीं करते, शायद पता नहीं क्या क्यों, लेकिन वो मैं देखा पत्थर की माला वगैरह पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये ओरिजिनल है और ये डुप्लीकेट है, और इसका जो प्राइसिंग भी, मतलब एक एक छोटा छोटा, वो इतने छोटे छोटे बीट्स होते हैं, उनका भी दाम सिंगल का भी 50,000 के अबव होता है। तो इसको कैसे मतलब निकालते हैं? इसका कोई अलग तरीका है या फिर कैसे? मतलब मेरे माइंड के ऊपर से जाता है, ये सब चीज़ समझ में नहीं आया मुझे। तो ये जो है एक एंटीक्स, जी हाँ, जो मैं बता रही थी, एंटीक्स पीस, एंटीक्स उसे कहा जाता है जो कि बहुत प्राचीन काल का होता है और आज के ज़माने में वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। उसकी डिमांड हाई होती है। नॉट ओनली इन आवर वेल्थ, इट इज़ आई थिंक एप्लीकेबल इन एंटायर वर्ल्ड। एंटीक पीस को लोग तलाशते ढूंढते हैं, उसमें जो भी मटेरियल होता है वो ओरिजिनल होता है, वो वर्जिन मटेरियल होता है, ओरिजिनल होता है, कोई मिलावट नहीं होती है। तो इसीलिए एंटीक्स पीस की कीमतें बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तो दिल्ली पर भी है और भी कई शहरों में होंगे। एंटीक्स एक मशीन होता है। अगर आप कोई भी पुराना चीज़ लेकर के जाओगे और बोलोगे कि ये मेरा ये पुराना है, एंटीक पीस है, तो वो मशीन पे डाल देंगे। मशीन स्विच ऑन करने पर मशीन गोल गोल घूम के चेक करके बता देगा कि ये ऑल एंटीक्स है, सेमी एंटीक्स है और आर्टिफिशियल है। तो इस तरीके से जो आर्टिफिशियल होता है वो तो देखिए अभी अभी बन के आए हुए चीज़ों में आपको भी समझ में आ जाएगा, वो फ्रेश होता है, सुरक्षित होता है, चाहे उसको जितनी भी पॉलिशिंग करवाओ, वो मटेरियल ही अलग होता है। और जो एंटीक पीस होता है उसका मटेरियल अलग होता है। तो इसीलिए मतलब एंटीक पीस को ऐसे आप देख करके पहचान जाओगे, छू के भी महसूस कर लोगे, पहचान जाओगे। और वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती है, इसीलिए उसकी कीमतें बहुत ज्यादा होती है। जैसे अभी आपने पूछा छोटे छोटे पीस का, सिंगल पीस का भी, हाँ, 50,000, लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी व्हाटएवर, क्योंकि उसकी डिमांड हाई है ना। चीजें अवेलेबल नहीं है, चीजें लिमिटेड है, बट उसकी डिमांड हाई हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, सो दैट्स व्हाई उसका रेट तो अपने आप बढ़ जाएगा। ये मार्केटिंग का, ये इकोनॉमिक्स का ही नियम है ये। एग्जैक्टली। जी जी, समझ में आया। ये तो रही बात पर्टिकुलर फेस्टिवल की। और भी कुछ ऐसे चीजें हैं जैसे कि एक ऐसे घंटी की तरह कुछ होती है जो शादी ब्याह में आई थिंक दिया जाता है, मे बी, या फिर मिथुन के बराबर उसका। घंटी की तरह नहीं होती है, उसे हम लोग माजी कहते हैं, माजी। हाँ, वो जो एक जो आप घंटी बोल रहे हो ना, वो आपके हमारे हिंदू धर्म के मंदिर में होते हैं। हाँ। टांग टांग, वो जो मंदिर में बजाने वाला, वो अलग घंटी है। उसके बाद में और वही उसी तरीके से हमारा बुद्धिस्ट टेम्पल में भी होते हैं। हाँ। उसमें भी वो पूरा सेम साइज माजी जैसा होता है, बट बीच में एक लटका, एक मतलब लटका होता है, वो टांग टांग हिलाते बजाते, वो अलग है। हमारा जो माजी है इसमें भी हमारा अपना बिलीफ है कि हमारे माजी को यहाँ लोमा ने बनाया। हमारे निसी पूर्वज लोग कहते हैं लोमा माजी गुके तरंग गुके क्योदंग गुके, ऐसे बोलते हैं। और माजी में भी हमारा क्वालिटी है। माजी में भी लेमे माजी होता है, रीपी माजी होता है, रिपुम माजी होता है, मक माजी होता है, मक में भी ये कुप्युम होता है, कुपी होता है, ऐसा कुछ। मतलब फिर उसमें माजी के ऊपर में जो डिज़ाइन, जो स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं वो किस एरा के होंगे पता नहीं। और उसका माजी का कलर जब रह के चीज़ बहुत पुराना हो जाता है तो एक ग्लोइंग आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। फिर कलर देखते हैं, उसके डिज़ाइन देखते हैं, उसके बाद में उसका जो पूरा कंप्लीट एक ब्यूटिफिकेशन उसका देखते हैं। फिर उसके अंदर में कुछ निशान होते हैं जिसको नाम चुम्पई बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं जब बड़े लोग बात करते हैं तो मैं भी बीच में बैठकर सुनती हूँ तो देखती हूँ। तो उसके बाद में वहाँ पे हमारा रिंग ब्याह होता है। रिंग ब्याह जो एक एक रिंग ब्याह जो डिटरमाइन करता है एक एक मिथुन के लिए।
ओके। तो किसी किसी मज में 6 रिंग ब्याह होते हैं, किसी में 8 रिंग ब्याह होते हैं, किसी में 3 रिंग ब्याह होते हैं, किसी किसी में तो 12 रिंग ब्याह भी होते हैं। तो इस तरीके से एक एक रिंग ब्याह जो एक एक मिथुन का मतलब वो है, वैल्यू होता है जी। ओके। वहाँ पे देखो दाव बहुत फेमस है, हर मतलब ज्यादातर क्या लगभग सभी कम्युनिटी में देखा हूँ कि दाव सबके पास होता है, लेकिन कम्युनिटी वाइज उसका साइज आई थिंक चेंज होता है, मे बी ऐसा कुछ है। तो ये दाव का भी वैल्यू मैं देखा हूँ कि उसमें कुछ निशान होते हैं, इस पे क्या मतलब वो क्या है पर्टिकुलर चीज वैल्यू का? देखिए दाव भी हमारा निसी में बहुत प्रकार के होते हैं। और जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम 2006 इन द ईयर 2006 जब भारत की सरकार ने मुझे साउथ कोरिया भेजा था इंडो कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में, मैं भारत को रिप्रेजेंट करती हुई यहाँ से इंडिया से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लोग बाया थाईलैंड होके, थाई एयरवेज में होके हम कोरिया पहुंचे थे। अच्छा। तो वहाँ कोरिया के म्यूजियम में भी मैंने देखा सेम दाव वहाँ पर भी है जो दाव हमारे पास निसी में चलता है। ओके। हाँ, कोरिया के म्यूजियम में भी मैंने देखा। और यहाँ इंडिया में हमारे साउथ में केरल है, केरला त्रिवेंद्रम में, यहाँ पर भी मैं 15 दिन की प्रोग्राम के लिए गई थी। वहाँ पर भी केरल के त्रिवेंद्रम के म्यूजियम में भी वही सेम दाव है। अच्छा। तो देखिए ये जो हमारी दाव है मतलब ये कितनी खास है। निसी में हम इसको र्युगुर बोलते हैं, र्युगुर। हाँ, र्युगुर उर्यू माने दाव, र्युगुर माने वो क्वालिटी वाला जिसपे वो डिजाइन बना हुआ है। तो हर दाव में जैसे किसी दाव में 6 लाइन होता है, हाँ, किसी दाव में 4 लाइन होता है, किसी दाव में 8 लाइन होता है, किसी दाव में 10 लाइन होता है, किसी दाव में 12 लाइन भी होता है। आई थिंक उससे अधिक नहीं होता होगा। तो 12 लाइन तो बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, 10 लाइन भी रेयर है, बहुत कम मिलते हैं। 8 लाइन, 6 लाइन, 4 लाइन, 3 लाइन ये सब इजीली मिल जाते हैं। और किसी किसी में लाइन होते हैं बट लाइन दिखता नहीं है, उसको र्युगुलप बोलते हैं। अच्छा। इसमें दाव में भी क्वालिटी है, न्यंगपो, कोबा, र्युगुलप और पिंज जो है सबसे हाईएस्ट क्वालिटी। हाँ, पिंज जो उसकी मतलब दाव की जो लाइनें होती है वो बहुत ही छोटी छोटी बारीकी से होती है, बहुत सुंदर। फिर दाव में हमारा एक ये है कि नीचे जाकर के दाव के सारे लाइनें एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा, मिल जाती है, एक दूसरे से जुड़ना पड़ेगा। जुड़ के उसका जो मतलब एक मुट्ठी की तरह, बंडल की तरह सेंटर, यहाँ भी पर भी एक बंडल एंडिंग होगा, यहाँ पर भी एक बंडल एंडिंग होगा, तो जाके उस दाव की वैल्यू है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से टुकड़ा हो गया, एंडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, या यहाँ पर भी एंडिंग दिखाई नहीं दे रहा, फिर उसकी वैल्यू कम है। तो ये हमारा र्युगुर जो है एक मर्दों की शान है निसी कम्युनिटी में। सबसे बड़ा र्युगुर जो मर्दों की शान होती है। जब हम फेस्टिवल न्योकुम में भी अगर हम दाव बुक करके, आपने कई बार देखा भी होगा, दाव ऐसे हिला हिला के हम लोग डांस करते हैं, बुया कुछ भी हो जो भी हो ना करते हैं। उसके बाद में हमारा एक तालू होता है, बड़ा सा ग्रुप ब्रोंज का थाली जैसा आपने देखा। अच्छा, हाँ। पुराने आपके तो हमारे इंडिया में पुराने राजा महाराजा, हमारे घर में भी मतलब ये बीच में काट रहा हूँ, हमारे घर में भी जब शादी होती है तो लड़की के घर वालों को मतलब जब वो जाती है अपने ससुराल तो लड़की को वो बड़ी थाली पीतल की या फिर तांबे की दी जाती है। तो वो थाली को हम लोग ऐसे करके पकड़ते हैं और लाठी में वो कपड़ा को ऐसे गोल बांध के ठंग ठंग बजा के हम लोग चावल को कूट करके चावल का पाउडर बना के अतंग बोलते हैं, आपस में एक दूसरे को लगाते हैं। फिर मतलब एक दूसरे के ऊपर हम लोग स्प्रिंकल करते हैं। तो लाइकवाइज मतलब ताली पकड़ के डांस करना और दाव निकाल के ऐसे ऐसे अपनी दाव की शान को दिखाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो इसको हम लोग र्युगुर बोलते हैं। अभी इसका भी दाव का भी इतना ज्यादा कॉपीकेट निकल चुका है कि ये चीज मुझे भी मालूम पता था। कभी कभी मतलब हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते कि ये ओरिजिनल है ना डुप्लीकेट है, समझ में नहीं आता है। अच्छा। ऐसा तक लोगों ने आजकल बना दिया। लोग आजकल माझी का भी डुप्लीकेट निकल गया, हर एक चीज का कॉपीकेट निकल गया है। ओके। एक और क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर जो ये सीजन होता है, ये जो फेस्टिवल मनाते हैं न्योकुम जेलो, तो इसे 26 फरवरी, ये तो फिर कैलेंडर के हिसाब से मतलब क्या बोलेंगे, इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं। तो आप लोगों का पर्टिकुलर जो भी आपके ट्राइबल्स का कोई अपना कैलेंडर नहीं था क्या पहले? हमारा कैलेंडर है ट्राइबल का। अच्छा। हमारा कैलेंडर है।
दिसंबर को रखते हैं, जनवरी को राजो, फरवरी को लमी, ऐसे मार्च को लकंग लच्चर, ऐसे करके मुझे पूरा अच्छा से याद नहीं है, बट मुझे पता है। तो अकॉर्डिंगली हमारा जो न्योकुम फेस्टिवल है वो हर साल के हम लोग लमी पोलू में मनाते हैं। लमी मतलब फरवरी, और उसके क्योंकि फरवरी के बाद में आप अगर अभी मार्च से आप, क्योंकि खेती बाड़ी का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है, तो खेती बाड़ी के सीजन से जस्ट थोड़ा समय पहले हम दैती से आशीर्वाद मांगते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, देवी माँ से आशीर्वाद मांगते हैं, अने न्योकुम से आशीर्वाद मांगते हैं, युलो आबू से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद में हमारा फसल ठीक सही सलामत हो, कोई पानी की कमी ना हो, सूखा ना आए और लोग बीमार ना पड़े, फिर ये जो पशु पक्षियाँ आकर के हमारे फसल को नष्ट ना करें। बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग वहाँ पर ब्लेसिंग मांगते हैं, इसीलिए न्योकुम मनाते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग हट के बट उसी से जुड़ा हुआ है कि आपने जैसे कहा ना कि कुछ लोग कन्वर्ट हुए, तो ज़्यादातर मतलब वहाँ के ट्राइबल्स लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में जी, ठीक है। तो फिर क्रिश्चियनिटी तो ठीक है अपने हिसाब से अपने जगह पे है, और उनका जो चला आ रहा है एक परिवार जो खानदान शुरू से चले आ रहा है वो अपने जगह है। तो यहाँ पे जो अभी नए नए कन्वर्ट हुए हैं या फिर जो कन्वर्ट हुए वो फिर क्यों इसको ये करते हैं कि नहीं अब हम बदल गए तो अब हम ये फेस्टिवल नहीं मनाएंगे, ये लेके भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शन बीच में हुई थी। इस पे आप अपना क्या मतलब आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए, इसके लिए मुझे लगता है पोप बेनेडिक्ट के साथ बैठना पड़ेगा और वेटिकन सिटी से सबसे बड़े लोगों के साथ में उनको न्योता देना पड़ेगा, और हो सके तो आपके इस्लाम धर्म से डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे जाकिर नाइक जैसे स्कॉलर पर्सन, हाईली एजुकेटेड, हाईली एक्सपीरियंस, ऐसे लोगों को बुलाना पड़ेगा। और हमारे इंडिया से भी बहुत ही काफ़ी सुलझे हुए स्वामी जी लोगों को, मुझे लगता है पंडित हमारे जो क्या नाम था हमारे वहाँ पे रहते जिसके साथ में 2 बार कालशव का पूजा भी मैंने करवाया, पंडित पठान किशोर शास्त्री, और इंडिया में बड़े दिग्गज पंडित लोग हैं, उन लोगों के साथ भी बैठना पड़ेगा। और हमें आपस में ये पूरा कम से कम डिबेट चलेगा मेरे ख्याल से, अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठेंगे तो पूरा डिबेट चलेगा। आई थिंक 2-3 महीने का तो डिबेट ही चल जाएगा, उसके बाद में एक निष्कर्ष पे आएंगे लोग। ये मतलब बहुत ही पहुंची हुई, बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल टॉपिक है, और जितना लोग इसको कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा इसको मतलब क्रिटिकल टॉपिक समझते हैं, मैं तपोशीतल उसको उतना ही बहुत ही इजी और सिंपल समझती हूँ। मेरे लिए इजी और सिंपल इसलिए है, मैंने सिंपली कहा। देखिए, रीति रिवाज परंपरा हमारी पहचान है जी। रीति रिवाज परंपरा को अगर हम खो देंगे, तब्दीलियाँ किस चीज़ में नहीं आती है, बदलाव बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। पुराने दिनों में हमारे लोग जो है जब एक यहाँ की मैं अपनी कंट्री अपनी लैंड की बात कर रही हूँ, मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ज़माने की बात कर रहे हूँ, तब लोग क्या करते थे, लोगों के पास में घर नहीं होते थे उससे पहले, तो लोग टेंट बनाकर रहते थे, कबीला बनाकर रहते थे। उसके बाद में बर्तन थाली नहीं होते थे तो पत्ते का फ्लैग बनाकर उसमें दाल चावल खाते थे, जो भी मिलता है उनको। तो उसके बाद में लोगों के पास में कपड़े नहीं होते थे तो या तो जानवर का स्किन या फिर पैर के पत्ते पहनते थे। अब धीरे धीरे लोग जो है मतलब सिविलाइज होते गए। तो जितनी भी सिविलाइजेशंस आए हो, क्या आप अपनी जो रिस्पेक्ट, हम अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, हम अदब से बात करते हैं। तो अब मैं इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुका हूँ, सिविलाइज हो चुका हूँ कि मुझे अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो नहीं होता है ना। हमारे भारत की सबसे बड़ी हमारी संपत्ति पूरे वर्ल्ड में क्या है पता है? हमारी भारत का सभ्य भारत है, हम संस्कारी भारत है, सभ्य भारत है, और हम हमेशा अपनी परंपराओं को हमेशा सबसे ऊंचे दर्जे देते हैं। तो हम अपनी परंपराओं को नहीं निभाएंगे, अपनी कल्चर को, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी जो हमारी जो आइडेंटिटी उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, फिर हमारा वजूद क्या रहेगा? तो अपनी वजूद के लिए हमारी कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है। साथ ही साथ मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज़ें हमारे लिए सही नहीं है, मैं हर टॉपिक पे यही तो कहती हूँ कि
कि हमें हर एक कॉम्प्लेक्स चीजों से हमें अपने लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन जी, ढूंढ के निकालना है। बिल्कुल। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन ये है कि रिलीजन हम क्यों ऑप्ट करते हैं। रिलीजन वी ऑप्ट बिकॉज ऑफ आवर ओन विलिंगनेस, अकॉर्डिंग टू आवर ओन टेस्ट एंड आवर सेटिस्फैक्शन, कि हम जब भी इस स्पिरिट के साथ रहते हैं या इस एनर्जी के साथ हम बात करते हैं तो हमको कंफर्टेबल लगता है। जी। लाइक किसी को गौतम बुद्धा जी के साथ बहुत कंफर्टेबल लगता है, उसके टीचिंग्स बहुत काम हाँ। आते हैं। तो बुद्धा जी का प्रिंसिपल, उनका आइडियोलॉजी, उनका टीचिंग्स खास करके मुझे भी बहुत अफेक्ट करता है। सही है। मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको। तो फॉलो इन द सेंस वो जो भी बोलते हैं और जैसा उनका बोलने का तरीका है मुझे अच्छा लगता है। बचपन से मैं उसके बारे में मैंने बहुत रिसर्च किया है कि वो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से पहले उनके मम्मी पापा के रिलेशनशिप के ऊपर भी मैंने बहुत पढ़ा है कि अच्छा। उनके पिताजी जो थे वो महाराज थे, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर कितनी मशक्कत करके कैसे कैसे करके सिद्धार्थ को अपने राजवंश में उनको एक युवराज के रूप में सिद्धार्थ आए, जन्म लिया। फिर सिद्धार्थ को एक भावी राजा बनाने के लिए वो क्या क्या कर रहे थे। उसके बाद उनकी शादी करवाई यशोधरा से, फिर एक बच्चे भी हुए। लेकिन सिद्धार्थ एक अलग ही मिट्टी का बना था। उनको नहीं चाहिए था राजपाट, उनको नहीं चाहिए था ऐशो आराम, उनको नहीं चाहिए था मार काट लड़ाई झगड़ा। तो वो अलग ही दुनिया, उसने अपना परिवार छोड़ दिया। उसके बाद में वो दुनिया में अनंत शांति के लिए वो दुनिया में निकल गए भ्रमण करने के लिए। तो इस तरीके से जो रिलीजियन का जो ऑप्शन होता है वो आप अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट और अपने चॉइस के हिसाब से आप ऑप्ट करते हो, अडॉप्ट करते हो रिलीजन को। तो रिलीजन चाहे कोई भी हो, आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप जिस रिलीजन में हो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो। आप राजा रब्बानी हो, बाय रिलीजन आप इस्लामिक हो, आप इस्लाम हो, मैं तो को शीतल हूँ, बाय माई ओन चॉइस एंड माई ओन सेटिस्फैक्शन में क्रिश्चियन हूँ। तो जब हम दोनों एक दूसरे को काटेंगे, आपके शरीर से भी रेड कलर का लहू निकलेगा, मेरे शरीर से भी रेड कलर का लहू निकलेगा। उसको हम मिक्सअप करेंगे, उसके बाद बोलेंगे फॉरेंसिक लैब में नहीं जाएंगे, हाथ में पकड़ कर बोलेंगे राजा, हाँ राजा अभी यहाँ से शीतल का खून और राजा का खून को अलग करो। तो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो एग्जैक्टली रिलीजन जो है यहाँ धरती पे बना हुआ है, भगवान ऊपर एक ही है, सबका भगवान एक ही है। और जो हमारा जो वे ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन और जो अपनी तरीके से हम जो मानते फॉलो करते, उसका जो स्टाइल होता है वो थोड़ा अलग होता है। हाँ, अलग होता है। बाकी भगवान एक ही। और भगवान हमेशा, भगवान क्या सिखाता है? भगवान ह्यूमैनिटी सिखाता है। भगवान कभी नहीं कहता है कि तुम सेल्फिश हो जाओ और अपने भलाई के लिए उसका नुकसान करो, इसका नुकसान करो, ये कभी नहीं कहता है। तो इसीलिए मुझे लगता है हम जिस भगवान को मानते, जिस भगवान को हम पूजा करते, जिस भगवान को हम बिलीव करते, उसको हमको हमेशा अपनी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक बेस्ट काउंसलर की तरह लेना चाहिए। कि जब भी आपको लगे कि दिल से, अंतरात्मा से आपका इंट्यूशन कुछ भी आवाज आए तो भगवान जी से डिस्कशन करना चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें एज ए इंसान, जब हम धरती पर रह रहे हैं एक मनुष्य के रूप में, तो एक मनुष्य का उनका अपना एक समाज होता है, एक परंपरा होती है, एक उनकी कल्चर होती है, एक हेरिटेज होती है, वो भी प्रिजर्व करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि न्योकुम को, ऑफ कोर्स, और नॉट ओनली न्योकुम, हमारे अरुणाचल में और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं। अभी आपने देखा होगा तामलादू चले गए, लोसार चले गए, रे फेस्टिवल चले गए, उड़िया फेस्टिवल चले गए, और अभी न्योकुम, हमारा न्योकुम का अभी सीजन भी देखिए, न्योकुम अभी निकल गया। तो अभी हमारा आएंगे ये म्योको पोलो आएंगे आपातानी ट्राइब में, म्योको पोलो आएंगे, ये इसका बाद में क्या सुपुंग लोग का कुछ भी होता है वो भी आएंगे, फिर लुंगते भी आएंगे। तो इस तरीके से करके उसके बाद में मोपिन आएंगे, द्री आएंगे, सोलुंग आएंगे। तो इट्स कम्प्लीटली होल ईयर 12 मंथ्स जो कुछ ना कुछ अलग अलग जनजाति ट्राइब्स का फेस्टिवल से प्री ऑक्युपाइड है, वो तो हमारा चलता रहता है। तो अपने बिलीव के हिसाब से लेट अस प्रिजर्व आवर ओन यू नो ओन आइडेंटिटी, अपना जो कल्चर है, जो लॉन्ग ट्रेडिशन, हमारा जो एक ट्रेडिशन है, उसको भी प्रिजर्व करना जरूरी है। और साथ ही साथ हम जिस भगवान जी को, जिस भी हम स्पिरिट को मानते हैं, जिस एनर्जी को हम फॉलो करते हैं, उसके साथ भी हमको वफादार होना है। और एकदम जैसे हमारा वो हमारा गुरु है। सपोज करो आप अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह को आप अपने गुरु के रूप में लेते होंगे कि अल्लाह जो बोलेंगे वो फाइनल है आपके लिए। तो हमारे लिए जीसस जो हमको बोलेंगे वो फाइनल है।
बट जीसस को मानते हुए भी हम जीसस को हर्ट ना करते हुए भी बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में अपनी एक्टिविटी को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो वही मैं सोचती हूँ, मेरे लिए ये सिंपल है, बट बहुत ज्यादा पहुंचे हुए हाईली इंटेलेक्ट स्कॉलर के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि हमें सिखाया जाता था जब हम स्कूल में थे, तो हमें मेरे एक सर थे, वो बोलते थे कि धर्म चाहे तुम्हारा जो भी हो, बट पर्व जो होता है वो सबका होता है, कि रिलीजन इज योर पर्सनल मैटर बट फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। वो सबका फेस्टिवल होता है, क्योंकि जब दिवाली में बम फोड़ते हैं तो वो सब कोई देखता है। हम भी होली मनाते हैं तो आप भी हमें रंग लगाते हो, हम भी उनको रंग लगाते हैं। तो फेस्टिवल सबका होता है, क्योंकि वो खुशी का माहौल है, तो खुशी को शेयर करना चाहिए। तो ये खुशी वाली बात है, सबको मिलके करना चाहिए हमें। लास्ट क्वेश्चन अब करना चाहूँगा, थोड़ा हटके। ये क्वेश्चन है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल का माहौल होता है, मेला वगैरह लगता है अलग अलग, तो वहाँ पे देखा जाता है ये नशीली चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ही मतलब बढ़ावा मिल जाता है लोगों को। लाइक नशीली की इन द सेंस, मैं सिर्फ अल्कोहल में नहीं जा रहा, लाइक वो वहाँ पे कुछ जुआ वगैरह होता है, ताश वगैरह होता है, वो क्या बोलते हैं, डाइस वगैरह, ये सब। इस पे आपका क्या कहना है कि फेस्टिवल के माहौल में ये सब अगर ना किया जाए तो ठीक है, या फिर आपका क्या मानना है? ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए जी। चाहे किसी भी कम्युनिटी का कोई भी फेस्टिवल हो। ये शुरुआत पहले तो दिवाली से हुई थी। अच्छा। हर साल जब दिवाली आते थे, दिवाली का मतलब क्या है वो भी हमारे लोग नहीं समझते, बट दिवाली में एक ही चीज उनको समझ में आता है कि डाइस खेलना है। अच्छा। उसके बाद दिवाली से शुरू करने के बाद आजकल देखती हूँ तो पता नहीं हुकुम में भी लोग खेल रहे हैं और कर रहे हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग माय डियर, ये गलत है, इसको करना ही नहीं चाहिए। और मैं इसके लिए तो अपने राज्य के प्रशासन के, अपने जिले के जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल इसको बैन कीजिए, टोटली बैन कीजिए। फेस्टिवल है, हम फेस्टिवल में सेलिब्रेट करने आए हैं, एंजॉय करने आए हैं, एक दूसरे के साथ में हम इंटरेक्ट होने आए हैं, एक दूसरे के साथ में हम एक जान पहचान बनाने आते हैं ना। तो वहाँ पे जुआ खेलवाना, फिर आजकल तो देखिए फेस्टिवल को फेस्टिवल के रूप में रहने दिया ही नहीं, एक बिजनेस बना डाला। फिर पहले जमाने में मैं जो बता रही थी, न्योकुम में हम लोग मरुआ छापते, मिथुन काटते, एक दूसरे के साथ खाते पीते एंजॉय करते। अब के जमाने में अगर आप न्योकुम के ग्राउंड में जाओगे, बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ से लेकर के वहां तक राउंड सारे स्टॉल लगे हुए होंगे, और हर स्टॉल में सेल्स वुमेन या सेल्स गर्ल, जो भी सेल्समैन वगैरह है, अरे आइए ना सर इधर आइए, अरे आज इन पूछो, अरे इधर आइए। तो काइंड ऑफ दैट। और स्टॉल का फिर इतना एक्सपेंसिव होता है, जो मरुआ है, पता नहीं, मैं तो आज तक किसी स्टॉल में गई नहीं, मैंने सुना है और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है। अच्छा। कि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्या क्या मीट मिलता है उसका भी दाम होता है, और मरुआ आपून का भी दाम होता है, ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं है। पर मैं इन सब चीज़ों का अपोज करती हूँ। अगर मैं उस अथॉरिटी में होती कि मेरे कहने से, कुछ कहने से लोग मानते नहीं मानते, या फिर मेरे पास कोई अथॉरिटी होती ऑर्डर देने का या फिर मैंने अगर अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत अच्छा से पढ़ाई करके यूपीएससी क्रैक की होती, मैं आईएएस ऑफिसर होती, तो मैं वो पूरा बैन कर देती। बिल्कुल उसको अलाउ नहीं करती मैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आज के शो के लिए। आज का हमारा जो पूरा शो रहा, वो हमने एक फेस्टिवल माहौल था, इतना बड़ा फेस्टिवल माहौल था, सो ये पूरा का पूरा शो डेडिकेट किया हमने न्योकुम येलो के ऊपर। तो अगला एपिसोड जो हमारा आएगा, आप लोग हमें क्वेश्चन भेजिए, हम लोग तैयार हैं उसके जवाब देने के लिए। हम नहीं, दीदी देंगी। और जाते जाते मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, स्पेशली क्योंकि मेरी नॉलेज बहुत लिमिटेड है और मुझे पता भी नहीं था कि राजा भाई आज मुझसे ये सब सवाल करने वाले हैं। मैंने सोचा शो का टाइम है, मैं पहुंचती हूँ, देखती, क्योंकि ये मुझे कभी भी नहीं बताते एडवांस में कि ये मुझसे ऑन कैमरा क्या पूछने वाले हैं। तो मुझसे अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत छोटी हूँ। और हो सके तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर के मुझे सजेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर गाइड कीजिएगा, ताकि मुझे अगर मेरी लाइफ में दोबारा ऐसे किसी भी कैमरे का सामना करना पड़े तो मैं और बेहतर तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ पार्डन। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए बहुत ही बहुत आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और जुड़े रहे हमारे साथ रात के 8 बजे आपकी शीतल पे, टॉक्स ऑफ ट्राइब पे। शुक्रिया।